हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी अवर एनवायरनमेंट, इसका चैप्टर नंबर 2। और इसका पहला लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो उसको आप देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनसाइड अवर अर्थ। मतलब ये चैप्टर है तो मतलब हम देखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ जो है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और अर्थ का जो अंदर का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। मेनली अर्थ में हमारी में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं, उससे नेक्स्ट वाली जो लेयर है उसको हम मेंटल बोलते हैं, और सबसे जो अंदर वाली लेयर है उसको हम कोर बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो ध्यान रखना, हमेशा पृथ्वी के 3 स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है कोर। कोर के भी 2 भाग हैं। बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर है उसको इनर कोर बोलते हैं और उसके बाहर वाली जो उसको आउटर कोर बोलते हैं। 1-2 चीज़ें और बेसिक याद रखनी है आपको। जैसे जैसे हम पृथ्वी में अंदर की तरफ जाते हैं, भीतर की तरफ जाते हैं, तो अर्थ की डेंसिटी बढ़ती जाती है, और साथ के साथ में जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। बाहर टेम्परेचर कम हो और जैसे जैसे भीतर जाओगे तो टेम्परेचर हाईएस्ट मिलेगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा। तो कोर का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो आउटर कोर है, ये बाहर वाली जो कोर दिखा रखी है, ये वाली, ये मोल्टन कंडीशन में होती है। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो सब लिक्विड कंडीशन में होती हैं। और जो इनर कोर है ये थोड़ी सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मेन यहाँ पे अगर इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब काट के अगर यहाँ पे देखें इसको, तो ये इनर कोर, फिर आउटर कोर, मेंटल भी 2 हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और फिर सबसे ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट है। और ध्यान रखना, इसी क्रस्ट पर ओशियंस पाए जाते हैं, इसी क्रस्ट पर माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और क्रस्ट के बाद फिर आपको पता है एटमोस्फेयर आता है, और एटमोस्फेयर की 5 लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो अर्थ ध्यान रखना, अर्थ हमारा एक डायनेमिक प्लेनेट है, जिसको हम यूनिक प्लेनेट भी कह सकते हैं। डायनेमिक प्लेनेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे चीज़ें बदलती रहती हैं। अर्थ हमेशा मोशन में रहती है। अर्थ में मैंने बताया था 6th क्लास में, अगर आपने पढ़ा हो, कि अर्थ में 2 प्रकार की मोशन होती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो मतलब अर्थ हमेशा मतलब मोशन में रहती है। दूसरी चीज़, अर्थ के अंदर बहुत सारे चेंजेज आते रहते हैं। आज की डेट में जो हमारी अर्थ है वो ज़रूरी नहीं है आज जैसी है, पहले भी ऐसी थी। लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ अलग था, अब स्ट्रक्चर कुछ अलग है। हो सकता है अगले कुछ लाखों करोड़ों सालों बाद अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाए। तो हमारी जो पृथ्वी है उसमें लगातार चेंजेज होते रहते हैं, इनसाइड और आउटसाइड, मतलब अर्थ के अंदर भी और अर्थ के बाहर भी लगातार क्या होते रहते हैं, चेंजेज होते रहते हैं। ठीक है, तो इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेज इनसाइड एंड आउटसाइड। एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अर्थ का जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। पृथ्वी में ऐसे कई सारे स्फीयर होते हैं, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो लिथोस्फीयर ध्यान रखना, जो सॉलिड पोर्शन है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, और लिथोस्फीयर पर ही हम रहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम करेंगे स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। इंटीरियर मतलब अंदर वाला हिस्सा। ठीक है, तो मतलब अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, या फिर हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखो ये वर्ड है ना, बार बार आएगा। इंटीरियर मतलब अंदर, और इसका अपोजिट होता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर। फिलहाल हमारा फोकस है पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानना। अब देखो पृथ्वी में ना हमारी में ऐसे करके कई लेयर्स होती हैं, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल ऐसे करके, जैसे प्याज होती है ना, ओनियन में कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं, ऐसे ही हमारी अर्थ में भी कई सारी लेयर्स होती हैं। मेनली 3 लेयर हैं। सबसे अंदर वाली लेयर है उसको कोर बोलते हैं, उसके ऊपर मेंटल, और सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना था। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको एटमोस्फेयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और लिथोस्फीयर कई सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। लिथोस्फीयर पे आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगे, लिथोस्फीयर पर मिलते हैं। अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। अर्थ में मैंने बताया था कई सारी लेयर्स होती हैं, एक के अंदर एक। कंसेंट्रिक मतलब ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। ऐसे सर्कल जो होते हैं उनको कंसेंट्रिक बोलते हैं। और कंसेंट्रिक लेयर मतलब एक लेयर, लेयर के अंदर दूसरी लेयर, दूसरी तीसरी लेयर, ऐसे करके जो लेयर्स बनी हुई हैं उनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक लेयर्स। एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर।
ठीक है। अच्छा, अगर अर्थ में हम बात करें, जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए, जो सबसे बाहर वाली पृथ्वी की लेयर है आउटर मोस्ट, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। अच्छा, अब अर्थ को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर है कोर। तो एक एक करके इन तीनों के बारे में अब शुरुआत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो क्रस्ट ध्यान रखना, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। मतलब अर्थ सरफेस में जो सबसे ऊपर, अपर मोस्ट का मतलब सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, जो 3 की 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनमें जो सबसे पतली लेयर है, सबसे थिन जो लेयर है वो है क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, जितनी भी लेयर्स हैं सब में थिनेस्ट लेयर है। और इसकी जो एवरेज थिकनेस अगर हम देखें तो इसकी एवरेज थिकनेस है 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के बीच में इसकी एवरेज थिकनेस है, किसकी? क्रस्ट की। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये है अपना क्रस्ट। तो एक तरफ यहाँ पे ब्लू ब्लू वाला पार्ट है, ये तो है पानी, ओशियंस। तो आपको पता है हमारी पृथ्वी पे दोनों चीज़ पाई जाती हैं, वाटर भी पाया जाता है एज वेल एज लैंड। तो लैंड वाले एरिया में आपको कहीं पे माउंटेन्स दिखेंगे, कहीं पे प्लेट्यूज दिखेंगे, कहीं पे प्लेन्स दिखेंगे। तो जो जमीन वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट के 2 पार्ट हैं, ध्यान देना। यहाँ पे जैसे कॉन्टिनेंटल मास लिखा हुआ है, तो ऐसे कॉन्टिनेंटल मास और क्रस्ट एक ही बात है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे सारे के सारे कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। दूसरी है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट पे पाए जाते हैं ओशियंस। तो आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 ओशियंस हैं। तो 5 ओशियंस ओशनिक क्रस्ट पर पाए जाते हैं, और कॉन्टिनेंट्स हैं जो 7 वो किस पे पाए जाते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। अच्छा, ओशियंस के नीचे वाली जो क्रस्ट है इसको ओशियनिक क्रस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और कॉन्टिनेंट जिस पर स्थित है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो अब इन दोनों के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन दी कॉन्टिनेंटल मास या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो मतलब ये हमारी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इसमें लगभग 35 किलोमीटर तक क्या है? ये है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। तो इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन दी कॉन्टिनेंटल मास। मतलब जो ये क्रस्ट है, तो मतलब ये कहने का कि जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट, तो ये हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसमें लगभग 35 किलोमीटर तक है, ठीक है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल मास है ये 35 किलोमीटर तक। और जो ओशन फ्लोर है, ओशन फ्लोर में जो क्रस्ट है वो अब 5 किलोमीटर तक है। मतलब कहने का ये है कि जो यहाँ पर तो क्रस्ट है लगभग 5 किलोमीटर तक ओशनिक फ्लोर में, और कॉन्टिनेंटल मास में इसकी मतलब डेप्थ है लगभग 35 किलोमीटर तक, ठीक है। और द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्युमिना, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल मास है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, 2 पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से? सिलिका और एल्युमिना, ठीक है। तो सिलिका का ले लो Si और एल्युमिना का ले लो Al। तो ये क्या बन गया? सियाल, ठीक है। इसलिए कॉन्टिनेंटल मास को हम सियाल भी बोलते हैं, जिसमें Si मतलब सिलिका और Al का मतलब है एल्युमिना, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सबसे ऊपर आपका एटमॉस्फेयर मतलब क्रस्ट है। क्रस्ट में सबसे पहले सियाल, सियाल के बाद सीमा। सियाल का मतलब क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम किसका पार्ट है? ये है कॉन्टिनेंटल मास का। और ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल मास है ये मेनली 2 चीज़ों से बना हुआ है, सिलिका और एल्युमिना। इसको हम सियाल भी बोलते हैं, जिसमें Si मतलब सिलिका और Al का मतलब है एल्युमिना। ऐसे जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है, जो ओशन वाला पार्ट है क्रस्ट का, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो सिलिका का Si ले और मैग्नीशियम का हम Ma ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? सीमा बन जाएगा। तो जो ओशनिक क्रस्ट है इसको हम सीमा के नाम से भी जानते हैं, और जिसमें Si का मतलब है सिलिका और Ma का मतलब है मैग्नीशियम। तो कुल मिला के बात ये है कि जो हमारी क्रस्ट है ये 2 प्रकार की है, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी है ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर आपको लैंडफॉर्म्स मिलेंगे, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, सिलिका और दूसरी है एल्युमिना। और दूसरी क्रस्ट है हमारी ओशनिक क्रस्ट, जिस पर सारे के सारे आपको ओशंस मिल जाएंगे। ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कुल मिला के याद रखनी है। और जो क्रस्ट है ये जनरली रॉक्स की बनी हुई होती है। अगर इसकी डेंसिटी की बात करें, इसके घनत्व की बात करें, तो इसका घनत्व लेस देन 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब
3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब इसका जो घनत्व है, ठीक है। यहाँ अगर इसको एक बार देखें तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये पानी है, वाटर है, जिसको हम ओशियंस बोल रहे हैं, सी लेवल बोल रहे हैं। और यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंट्स दिखा रखे हैं, और कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो क्रस्ट है उसको हम बोलते हैं आपकी ओशनिक क्रस्ट है। तो जैसे जैसे पृथ्वी में नीचे की तरफ जाओगे आप तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर सियाल, तो सियाल किसको हम बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को बोलते हैं, तो इसकी डेंसिटी है 2.7। सीमा किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं हम ओशनिक क्रस्ट को, इसकी डेंसिटी है 3। तो मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे अर्थ में आप डेंसिटी बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको पता है मेंटल आता है, अपर मेंटल, और अपर मेंटल के बाद लोअर मेंटल, और फिर आती है कोर। अब हम मेंटल के बारे में देखें तो ध्यान रखना, पहला जो लेयर है अर्थ की वो गई क्रस्ट, सबसे ऊपर वाली। क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल, ठीक है। तो मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे आती है। मेंटल एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। सोचो मेंटल की जो गहराई है, मेंटल की गहराई है 2900 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर तो गहराई में। सोचो पृथ्वी के अगर मतलब क्रस्ट से अगर नीचे जाएं, क्रस्ट से 2900 किलोमीटर तक की जो मतलब दूरी है वो क्या है, वो है मेंटल। और मेंटल को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। तो सबसे पहले क्रस्ट आएगी, फिर अपर मेंटल आएगा, फिर क्या आएगा, लोअर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल थोड़ा सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि जो लोअर मेंटल है वो है सेमी मोल्टन कंडीशन में। सेमी मोल्टन मतलब ना तो पूरी तरह से सॉलिड और ना ही पूरी तरह से लिक्विड, उसके बीच का सा है। अगर हम डेंसिटी की बात करें, मेंटल की डेंसिटी रहती है लगभग 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच में इसकी डेंसिटी रहती है, ठीक है। अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में ध्यान रखना, अपर मेंटल का टेम्परेचर रहता है लगभग एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं 870 डिग्री सेल्सियस, और लोअर मेंटल का जो टेम्परेचर है वो रहता है लगभग एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं 2200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब अपर मेंटल का 870 हो गया, और ये कितना है 2200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अर्थ ये ऊपर वाली लेयर होगी क्रस्ट, फिर इसके बाद ये हो गया पोर्शन मेंटल, और ये वाला जो पोर्शन है पूरा ही पूरा ये हो जाएगा आपका कोर। तो अब हम देखेंगे कोर के बारे में। तो कोर का बिल्कुल अंदर ही अंदर का भाग है, इसको हम बोलते हैं इनर कोर, और इसकी बाहर वाली जो कोर है इसको हम बोलते हैं आउटर कोर। ध्यान देना, इनर कोर सॉलिड है और आउटर कोर मोल्टन कंडीशन में, मतलब यहाँ पे चीजें मेल्ट मतलब पिघली हुई हैं, ठीक है। तो कोर की बात करें तो द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। पृथ्वी की जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको कोर बोलते हैं। और कोर की जो रेडियस है, अब आपने पढ़ा होगा मैथ में रेडियस क्या होती है, जैसे सर्कल का सेंटर, और ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की जो दूरी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस कितनी है सर्कल कोर की रेडियस है 3500 किलोमीटर। मतलब अगर इसका डायमीटर देखें कोर का तो कितना हो जाएगा, लगभग 7000 किलोमीटर। मतलब कोर जो है वो सबसे बड़ा पोर्शन है अगर आप देखो तो, ठीक है। हम तो कहाँ पे रह रहे हैं, क्रस्ट पे रह रहे हैं, जो कि पृथ्वी का अगर वॉल्यूम देखें तो 1% भी वॉल्यूम नहीं है किसका, क्रस्ट का, ठीक है। तो रेडियस कितना है कोर का, रेडियस है 3500 किलोमीटर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें कोर का तो 4400 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। मतलब 4400 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर पाया जाता है किसका, कोर का। सोचो कितना भयंकर टेम्परेचर है। तो पृथ्वी में जैसे जैसे अंदर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और यहाँ पे इतने टेम्परेचर में तो कुछ भी चीज़ पिघल जाएगी। इसलिए जो आपकी आउटर कोर है, आउटर कोर कैसी कंडीशन में पाई जाती है, मोल्टन कंडीशन में पाई जाती है। अब बात करें कोर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, तो कोर में मेनली 2 पदार्थ होते हैं, 2 मटेरियल होते हैं, निकल और आयरन। ध्यान देना, आयरन को हम बोलते हैं फेरस, आयरन को और क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। साइंस में आप पढ़ोगे तो आयरन को हम फेरस बोलते हैं। फेरस का हम Fe ले ले और निकल का Ne ले ले, तो ये क्या बन जाएगा, नाइफ। क्या बन जाएगा, नाइफ बन जाएगा। तो ध्यान देना कोर 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मेनली निकल और आयरन, और इसलिए इसको हम नाइफ बोल सकते हैं, जहाँ पे Ni का मतलब निकल और Fe का मतलब फेरस है, और फेरस को हम बोलते हैं आयरन, ठीक है। सेंट्रल कोर जो है, जो बिल्कुल इनर कोर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है। और ध्यान रखना, जो कोर है वो अर्थ का सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट लेयर है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी पाई जाती है, कोर की, सबसे कम क्रस्ट की। तो यहाँ पे जैसे जैसे पृथ्वी अंदर जाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ेगी, और इसकी डेंसिटी लगभग रहती है 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर।
11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपने देखा होगा सब में हमारी जो डेंसिटी है कोर की, वो मतलब अर्थ के जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं तो डेंसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। कोर के दो हिस्से होते हैं, एक होती है आउटर कोर और एक होती है इनर कोर। तो आउटर कोर मैंने बताई थी ये कैसी कंडीशन में, मोल्टन कंडीशन में, बहुत ही ज़्यादा हॉट है। यहाँ पर मेटल्स भी होते हैं तो वो मोल्टन कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। और जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो यहाँ पर जो मोल्टन कंडीशन में चीज़ है उसको हम बोलते हैं मैग्मा। मोल्टन कंडीशन में जो चीज़ पाई जाती है उसको मैग्मा बोलते हैं। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो यही मैग्मा पृथ्वी से बाहर आ जाता है और बाहर आके क्रस्ट पर आ जाता है, और क्रस्ट पर आके जब ये ठंडा होता है तो यही बन जाता है रॉक्स, ठीक है। तो ध्यान देना आउटर कोर कैसी है, बहुत ही ज़्यादा हॉट है, और यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं, मेल्ट कंडीशन में। इवन मेटल भी कैसे हैं यहाँ पे, मेल्ट कंडीशन में। इनर कोर यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है और इसलिए ये ज़्यादा सॉलिड पाई जाती है, ठीक है। अंदर वाली जो कोर है ये कैसी रहती है, सॉलिड रहती है। तो अब तक हमने देखा पृथ्वी की 3 लेयरें। सबसे पहली वाली लेयर को क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट में भी 2, ओशनिक क्रस्ट और आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सिलिका और एल्युमिना, और ओशनिक क्रस्ट भी 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम। फिर हमने दूसरी लेयर देखी थी मेंटल, ये सेकंड वाली लेयर है। मेंटल के भी 2 भाग हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल सॉलिड है और लोअर मेंटल कैसी है आपकी, सेमी मोल्टन स्टेट में। तीसरी चीज़ है कोर। कोर जो मतलब सबसे अंदर वाला पोर्शन है, सबसे डेंसेस्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहीं पे रहता है, और ये मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, निकल और फेरस या फिर आयरन। निकल और आयरन से मिलकर बनी हुई होती है। तो बस इतना सा आपको याद रखना है किसके बारे में, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। कोर में भी जो इनर कोर है वो तो रहती है सॉलिड कंडीशन में, और आउटर कोर है वो रहती है मोल्टन कंडीशन में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं, हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो वर्ल्ड की जो डीपेस्ट माइन है, माइन का मतलब होता है खदान, जहाँ से मिनरल्स निकलते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड, ठीक है, ऐसे करके जो है मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। वो कहाँ से निकलते हैं, मिनरल्स माइन से निकलते हैं। तो वर्ल्ड की सबसे डीप माइन जो है, सबसे गहरी माइन वो है साउथ अफ्रीका में, और आपको पता है साउथ अफ्रीका आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और ये जो डीपेस्ट माइन है साउथ अफ्रीका की, इसकी डेप्थ है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर डीप है, ठीक है। यहाँ पे ऑयल इंजीनियर्स ने ऑयल की खोज करते करते यहाँ पे एक होल कर दिया, लगभग 6 किलोमीटर तक गहरा, मतलब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे होल कर दिया। किस में होल कर दिया, इस माइन में, डीपेस्ट माइन में, ठीक है। अब बताओ आप सेंटर तक पहुंच सकते हो, पृथ्वी का जो सेंटर है वहां तक पहुंच सकते हो। अब देखो पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचना इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई है लगभग 6000 किलोमीटर, ठीक है। टू रीच द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर आपको सेंटर ऑफ अर्थ तक पहुंचना है, यू विल हैव टू डिग ए होल ऑफ 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। अगर आपको अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है तो लगभग 6000 किलोमीटर आपको क्या करना पड़ेगा, एक होल करना पड़ेगा, मतलब तब जाके आप पहुंचोगे, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क है। आप कहाँ कर पाओगे इतना लंबा होल, 6000 किलोमीटर बहुत होता है, ठीक है। इंडिया की नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस कितनी है आपको पता है, 3214 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये तो उसका डबल हो गया। एक चीज और है, हमारी जो पृथ्वी में जो 3 लेयर्स मैंने बताई थी, सबसे पहले क्रस्ट, दूसरी होती है मेंटल और तीसरी होती है फिर कोर। तो अगर वॉल्यूम की बात करें पृथ्वी के, अगर अर्थ के वॉल्यूम की बात करें तो क्रस्ट का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 0.5%, मेंटल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 16%, और कोर का वॉल्यूम होता है 83%। अगर हम बात करें टोटल, आप ले लो कि पृथ्वी में जो टोटल 83% पार्ट है वो तो क्या है, कोर, 16% पार्ट क्या है, मेंटल, और 1% से भी कम क्या है, क्रस्ट। बताओ हम कहाँ पे रह रहे हैं, क्रस्ट पे रह रहे हैं, जो कि अर्थ के वॉल्यूम का ओनली 0.5% है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे अर्थ के रेडियस की। तो ये अर्थ हो गई, और सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये अर्थ की रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस है 6371 किलोमीटर, ये है अर्थ की रेडियस। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो, ठीक है। और ये हमने अभी पढ़ा था 6th क्लास में आपने, कि अर्थ में 2 प्रकार के मतलब डायमीटर ले सकते हैं। एक तो जो इक्वेटर, ऐसे इक्वेटर 0 डिग्री वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर, और एक नॉर्थ से साउथ पोल तक, नॉर्थ से साउथ पोल वाला डायमीटर, तो इस वाले को तो हम बोलते हैं पोलर डायमीटर, और यूं जा रहा है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर। तो पोलर डायमीटर की लंबाई है 12714, 12714 किलोमीटर, और इक्वेटोरियल डायमीटर की लंबाई है आपकी 12756 किलोमीटर। मतलब कहने का ये कि जो इक्वेटोरियल डायमीटर है ये ज़्यादा है किससे, पोलर डायमीटर से, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा ये पहला टॉपिक खत्म हुआ, जिसमें हमने स्ट्रक्चर की ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस किया कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मेनली 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि क्रस्ट,
उसके बाद मेंटल और कोर, इन 3 चीज़ों के बारे में देखा था। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ फिनिश हुआ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ के साथ में वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी जो चल रही है हमारी एनसीईआरटी वाली। इसका चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, इनसाइड आवर अर्थ, और इसका एक लेक्चर में ला चुका हूँ। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, और मैं हमेशा कहता रहूँगा कि जब भी आप कोई भी लेक्चर देखो तो उससे पहले वाले लेक्चर्स जरूर देखा करो, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। तो इनसाइड आवर अर्थ के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया था। और आपको पता है हमारी जो अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं कोर। कोर भी 2 होती हैं, बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर है उसको इनर कोर बोलते हैं, और उसके बाहर वाली है उसको आउटर कोर बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है मेंटल, और सबसे ऊपर आती है क्रस्ट। तो जो हमारा लिथोस्फीयर है वो किसका पार्ट है? क्रस्ट का ही पार्ट है। और हम भी कहाँ पर सर्वाइव कर रहे रह रहे हैं? हम भी रह रहे हैं क्रस्ट पर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और ध्यान देना, जो मैग्मा निकलता है ना, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान लावा निकलता है गर्मा गर्म, तो वो गर्मा गर्म लावा कहाँ से निकलता है? वो निकलता है अर्थ के सेंटर में से, जहाँ पे मतलब जो कोर वाला रीजन है उसमें से निकलता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। हमारी जो क्रस्ट है वो भी 2 प्रकार की होती है। वो क्रस्ट जिस पर हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स पाए जाते हैं, या फिर जिस पर कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, या कॉन्टिनेंट्स जिनके ऊपर हैं, उस क्रस्ट को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। और वो क्रस्ट जिसके ऊपर ओशियंस स्थित हैं या ओशियंस अवेलेबल हैं, वो क्रस्ट कहलाती है ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी डेप्थ ज़्यादा है, ओशनिक क्रस्ट है इसकी डेप्थ थोड़ी कम है। ये चीज़ भी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये अर्थ का बिल्कुल सेंटर वाला पोर्सन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। और फिर इसके बाद ये हो गया आपका मेंटल, और फिर ये हो गया आपका ऊपर वाली क्रस्ट, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, पहले देखेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खनिज, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं? देखो, ऐसी कोई भी चीज़, मैं बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप ज़मीन में से खोद के निकालें उसको हम क्या बोलेंगे? मिनरल बोलेंगे, ठीक है। तो मिनरल्स ज़मीन में कई प्रकार के पाए जाते हैं। थोड़ी सी मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ। ये कई सारे मिनरल्स हैं, ज़मीन से खोदने के बाद निकलते हैं। ऐसा प्योर फॉर्म में तो नहीं निकलते, इम्प्योर फॉर्म में निकलते हैं। इनकी प्योर करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी बुक का नहीं है, थोड़ा आपको काम आ जाएगा। मिनरल्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे ज़मीन में से खोद के निकालोगे, कुछ मिनरल्स तो मेटेलिक होते हैं, कुछ नॉन मेटेलिक होते हैं, और कुछ होते हैं एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल कंपोनेंट पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सारे क्या हैं? मतलब मेटल है, ठीक है। तो मेटल मतलब ये जितनी भी हमारे आसपास जो मेटल है, हम जितना यूज करते हैं, कहाँ से निकालते हैं? इसको निकालते हैं जमीन में से खोद कर, ठीक है। तो मिनरल्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेटेलिक, जिसमें मेटल कंपोनेंट पाया जाता है। दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक, जिसमें मेटल कंपोनेंट नहीं पाया जाता। और तीसरे होते हैं एनर्जी मिनरल्स, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम, ये सारे के सारे कौन से एनर्जी मिनरल्स हैं। तो ध्यान लो, तो मिनरल्स तो कहाँ से निकल के आ रही है? जमीन में से निकल के आ रहे हैं। कैसे निकालते हैं? डिगिंग करके, खोद के निकालते हैं। और इनको निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं माइनिंग। ध्यान दो, माइनिंग। और जहां पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं माइंस, ठीक है, माइंस, ओके। तो आपको जो पता है, हम आज हमारा फोकस है रॉक्स के बारे में हम देखेंगे, चट्टानों के बारे में हम देखेंगे कि रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं, रॉक्स क्या होती हैं, ठीक है। तो जो रॉक होती है ना, चट्टानें, वो होती है मतलब वो मिनरल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब मिनरल्स की अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले कि मिनरल क्या है, तो ये वाली डेफिनेशन आपको बतानी है कि मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल फीचर्स एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मतलब मिनरल ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस का मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त नेचुरल सब्सटेंस हैं, जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ निश्चित, और साथ के साथ में उनका कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। हर जो मिनरल है उसमें अलग अलग आपको केमिकल्स पाए जाएंगे, या उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, एलिमेंट्स हैं, वो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो जो केमिकल कंपोजिशन है हर चीज़ का क्या मिलेगा? हर मिनरल का अलग अलग मिलेगा। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। फ्यूल मतलब ईंधन की तरह यूज करते हैं, जिससे हम एनर्जी मिलती है। जैसे मान लो कोल है, कोल को आप जलाओगे तो क्या मिलेगा? हीट मिलेगी। तो कोल क्या हो गया? एक मिनरल हो गया। डीजल को जलाओगे तो क्या होगा? उससे भी एनर्जी मिलेगी, तो वो भी एक मिनरल हो गया। तो कुछ मिनरल्स
जिनको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये हो गए हमारे फ्यूल एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, तो ये कई सारे मिनरल्स दिखा रखे हैं। तो जमीन से खोद के कुछ भी चीज़ निकले दैट इज कॉल्ड मिनरल। ठीक है, यहाँ पर मिनरल का क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया है, इसको आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो। मिनरल 3 प्रकार के होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। इनको आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे 8th में। और मेटेलिक मिनरल्स भी 2 प्रकार के, फेरस, नॉन फेरस। फेरस जिसमें मतलब आयरन का कंपोनेंट पाया जाता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन का कंपोनेंट नहीं पाया जाता। तो फेरस में आयरन ओर और मैग्नीज, और नॉन फेरस में लेड, सिल्वर, जिंक, कॉपर। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सोपस्टोन, माइका, जिप्सम, ग्रेनाइट, मार्बल। ये सारे क्या हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। और एनर्जी मिनरल्स में आते हैं आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम। इसके अलावा भी हैं, मगर ये थोड़ा कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ओके, तो आज के जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज रॉक्स, चट्टान। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो ध्यान रखना, जितनी भी रॉक्स हैं वो सारी की सारी किससे मिलकर बनी हुई हैं, वो बनी हुई हैं मिनरल से बनी हुई है। ठीक है, तो मिनरल जो है वो मेन कंपोनेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने प्रकार के पत्थर पाए जा रहे हैं। ये सब किसका पार्ट है, ये रॉक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो रॉक्स क्या होती है, यहाँ पर भी आप साइड में देख सकते हो बड़ी सारी रॉक्स दिखा रखी हैं। ये अलग रॉक है, ये अलग है। देखो देखो ढंग से देखो, गौर से देखो, यही है रॉक्स, देखो इनको। ठीक है, तो कई प्रकार की ये रॉक्स हैं। और ये रॉक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये या तो पहाड़ों से मिलेंगे या फिर जमीन में खोद के नीचे से मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है रॉक्स आपको मतलब आप ऊपर पहाड़ों पर, ये नीचे भी निकलती हैं, जमीन में खोदने पर भी मिलती हैं आपको। ठीक है, तो रॉक्स क्या होती है अब समझते हैं। द अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट समझो, पीछे की कहानी आना बहुत जरूरी है। मैं चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो क्रस्ट मैंने बताया था, अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अर्थ की जो क्रस्ट है वो कई सारी रॉक से मिलकर बनी हुई होती है। एंड रॉक्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मिनरल्स। और रॉक्स किससे बने होते हैं, कई प्रकार के मिनरल से बने होते हैं। ध्यान दो, अर्थ की जो क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है, कई प्रकार की रॉक से बनी हुई है। और रॉक्स किससे बनी हुई है, रॉक्स बनी हुई है मिनरल से। Some rocks contain compounds of metals of commercial value and they are known as ore। ठीक है, कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिसमें मेटल्स के कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, मेटल कंपोनेंट हो गए, फेरस। तो और उनकी क्या होती है, कॉमर्शियल वैल्यू। मार्केट में उनको अगर आप मतलब बेचोगे तो पैसा मिलता है। ठीक है, कॉमर्शियल वैल्यू है, आप उनको निकालोगे तो पैसा मिलेगा। गोल्ड, कॉपर, ठीक है, ऐसे मतलब वो पाई जाती हैं, रॉक्स पाई जाती हैं जिसमें मतलब मेटेलिक कंपोनेंट पाया जाता है। अच्छा, अब देखो, जमीन से खोद के किसी आप मिनरल को निकालोगे जमीन से खोद के, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता। जैसे आपको लोहा चाहिए, आयरन चाहिए, तो आयरन जो जमीन से खोद के निकालते हैं वो प्योर आयरन नहीं होता, उसको हम बोलते हैं आयरन ओर। क्या बोलेंगे, आयरन ओर। अब इस आयरन ओर को फैक्ट्री में ले जाएंगे, इसका प्योरीफिकेशन करेंगे, और प्योरीफिकेशन करने के बाद आयरन ओर में से जो इम्प्योरिटी है उसको अलग कर देंगे, और जो मेन आयरन है वो अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो जमीन से जो खोद के निकालते हैं ना, जो मेटेलिक जिसमें मेटल कंपाउंड पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। ठीक है, और उस ओर को क्या करते हैं, प्योरीफाई करेंगे, इसमें से इम्प्योरिटी जो अशुद्धि है उसको अलग कर देंगे, और जो मेन चीज़ है वो अलग निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो द सम रॉक्स कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स ऑफ कॉमर्शियल वैल्यू, दे आर नोन एज ओर। ओर को प्योरीफाई करके हम क्या बना देते हैं, मेटल, और इन सारी चीज़ें हमें मिलती है प्योरीफाई करने के बाद। रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ वेरियस मिनरल्स, वही बार बार वही चीज़ें। ठीक है, जो रॉक्स होती हैं कई सारे मिनरल्स का मिक्सचर होती हैं। द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग चेंज रॉक इनटू सॉइल विच सपोर्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। अब देखो, ये जो रॉक्स होती हैं ये चट्टानें भाई। अब चट्टानों में आपको पता है वेदरिंग का मतलब क्या होता है, इन चट्टानों का इरोजन होना एक प्रकार से, या इन चट्टानों का ब्रेकडाउन होना, या इन चट्टानों का इरोड हो जाना, ये क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। करने के कारण कई हो सकते हैं। अब ये जैसे चट्टानें, यहाँ पे रॉक्स दिख रही हैं, यहाँ पे ये चट्टानें, अब आपको पता है जब हवा चलेगी या फिर पानी गिरेगा इनके ऊपर, या फिर इसमें सैंड तेजी से जब धूल भरी आंधी आएंगी तो टकराएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, इनमें से पार्टिकल्स निकलेंगे, पार्टिकल्स निकल के नीचे गिरेंगे, जिनको हम सेडिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो रॉक्स होती हैं ये लगातार क्या होती रहती हैं, इरोड होती रहती हैं किसी ना किसी कारण की वजह से। और जो चीज़ इनको इरोड करती है, जो चीज़ इनको ब्रेक करती है, उसको हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। ठीक है, या एजेंट्स ऑफ इरोजन। ठीक है, तो इनको हवा, पानी, बर्फ, जो मतलब जो भी मूविंग चीज़ है वो इनको क्या करेगी, ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद क्या मिलेंगे, ब्रेक करने के बाद सेडिमेंट्स मिलेंगे, और उन्हीं सेडिमेंट्स को क्या बोलते हैं, सॉइल। ठीक है, द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग चेंज रॉक इनटू सॉइल। वो जो वेदरिंग के एजेंट हैं जैसे एयर, वाटर, ये क्या करेंगे, ये रॉक्स को किस में बदलेंगे, सॉइल में। एक
एकदम नहीं बदलेंगे, उसमें लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। धीरे 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 करके डेली डेली मतलब इनका वेदरिंग होती रहेगी, ब्रेक डाउन होता रहेगा रॉक्स का, उसमें से फिर पार्टिकल्स निकलेंगे जिनको हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, वो धीरे 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 कलेक्ट हो गए, वही क्या बन जाते हैं, सॉइल बन जाते हैं। और सॉइल दोनों को हेल्प करती है, प्लांट को भी, एनिमल लाइफ को भी। प्लांट के लिए भी सॉइल जरूरी है, आपको पता है प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल होनी चाहिए फर्टाइल, और एनिमल लाइफ के लिए भी सॉइल चाहिए, ठीक है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कलर, साइज एंड टेक्सचर, ठीक है। रॉक्स अलग अलग प्रकार की होती हैं, कलर अलग होता है उनका, साइज अलग होता है, टेक्सचर मतलब उनकी जो रूपरेखा दिखावट होती है वो अलग होती है। अगर कोई पूछे, अब ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉक्स कितने प्रकार की हैं, तो रॉक्स बतानी है 3 प्रकार की। पहली रॉक्स है इग्नियस रॉक्स, दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। दिमाग में सेट कर लो अच्छी तरह से, ठीक है, बहुत काम आती है फ्यूचर में। तो रॉक्स हमारी 3 प्रकार की, पहली इग्नियस, दूसरी है सेडिमेंट्री और तीसरी है मेटामॉर्फिक। इनमें इन दोनों की जननी मानी जा सकती है कौन सी, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स पहले बनती हैं, इन्हीं से फिर आपकी बनती है सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री और इग्नियस से बनती है मेटामॉर्फिक। ये मैं तुम्हें आगे चल के बताऊंगा, डोंट वरी। इसलिए इग्नियस रॉक्स को हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स, और ये आ जाएंगे आपकी सेकेंडरी में, ठीक है। तो 3 प्रकार की रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे इनके एग्जांपल बता रखे हैं, इनको तो खैर हम बाद में देखेंगे। तो 3 रॉक्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। शकल देख लो इनकी कैसी कैसी है, ठीक है। ग्रेनाइट, स्कोरिया, प्यूमाइस, ऑब्सीडियन, ये आपकी जो रॉक्स हैं ये वाली, ये हैं आपकी इग्नियस। फिर है सेडिमेंट्री रॉक्स, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमेरेट, जिप्सम, ये होगी सेडिमेंट्री। फिर मेटामॉर्फिक में मार्बल ध्यान दो, मेटामॉर्फिक जो घरों में लगी होती है, मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट, जीनेसिस, ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम देखेंगे इग्नियस रॉक के बारे में। 3 प्रकार की मैंने बताई थी, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सबसे पहली जो रॉक है वो है हमारी इग्नियस रॉक्स। खास बात इसको जानने से पहले, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, देख लो भाई, शकल देख लो इग्नियस रॉक्स की, दिमाग में सेट कर लो। ये कुछ क्या है, इग्नियस रॉक्स है। बनती कैसे, अब ये देखेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट तीनों का मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार देखो ढंग से, मैं चाहता हूँ कि मतलब ये दिमाग में आप छप जाएं ये रॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ कुछ याद आ रहा है आपको, आई होप आप लिंक कर पा रहे होंगे पिछले लेक्चर से। ये यहाँ पे हो रहा है वॉल्केनिक इरप्शन। क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन। और वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान ये जो निकल के आ रहा है ना पीला पीला सा, ये लाल लाल सा, ये है लावा, या इसको बोलते हैं मैग्मा। जब नीचे रहता है ये अर्थ में तब तो मैग्मा बोलते हैं, और जब ये बाहर निकल के आता है गर्मा गर्म, इसको हम बोलते हैं लावा। और जब ये लावा ठंडा होता है यही बन जाता है रॉक, और जब लावा जब ठंडा हो जाए और रॉक बन जाए उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो ध्यान देना, इग्नियस जो रॉक्स होती हैं, जितनी भी रॉक्स बनी हुई हैं, ये सब कैसे बनती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है पहले, फिर उसमें से लावा निकलेगा गर्मा गर्म, लावा ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद वो बन जाएगा रॉक, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ओके। पहली बात तो जो इग्नियस वर्ड है ये लिया गया है एक लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड कौन सा, इग्निस, और इग्निस का मतलब होता है फायर। फायर आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये रही आपकी फायर, ठीक है। फायर मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान आग निकली, मतलब एक प्रकार से मतलब लावा निकला, और लावा क्या हुआ आपका कूल डाउन हुआ, और कूल डाउन होने के बाद वो बन गया आपका रॉक। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, इग्नियस जो वर्ड है कहाँ से लिया गया, लैटिन भाषा के इग्निस वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब फायर होता है। द हॉट लावा, गर्मा गर्म लावा दैट फ्लो आउट ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन cools down, solidifies over a long period of time and forms igneous rocks। समझ रहे हो, जो गर्मा गर्म लावा है वो जो वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान निकला है, यही लावा धीरे धीरे कुछ समय पश्चात क्या होगा, कूल होगा, और कूल होने के बाद सॉलिड हो जाएगा, एकदम मजबूत हो जाएगा, और इसके बाद जो रॉक बनेगी वो कहलाएगी इग्नियस रॉक। समझ गए ना, क्लियर है। तो हॉट लावा निकलेगा, कब निकलेगा, जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ज्वालामुखी फटेगा, उसके बाद जब वो लावा निकलेगा, वो लावा धीरे धीरे ठंडा होगा, फिर सॉलिड हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा कुछ समय में, और उसके बाद वो बन जाएगा इग्नियस रॉक्स। ये देखो भाई, ये निकल के आ रहा है लावा गर्मा गर्म, और धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है, कूल होने के बाद सॉलिड होता जा रहा है, और फिर बन गई आपकी इग्नियस रॉक्स। समझ लो, ओके। तो इग्नियस रॉक्स वर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मोल्टन material of the earth known as magma found at the great depth in the interior of the earth। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है हमारी पृथ्वी के अंदर सेंटर में आपको पता है कोर होती है, और कोर में पाया जाता है गर्मा गर्म मोल्टन मैग्मा पाया जाता है।
समझ गए, मैं बता चुका हूँ पहले ही लेक्चर में, मैग्मा पाया जाता है। और जब ये मैग्मा बाहर निकल के आता है वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे कूल होगा, फिर उसके बाद सॉलिडिफाई होगा, और सॉलिडिफाई होने के बाद ये बनाएगा क्या, इग्नियस रॉक्स। यही कहना चाह रहा है। एंड दीज रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि यही है मदर बाकी अदर रॉक्स की, इन्हीं से बनती हैं दूसरी रॉक्स। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स जो हैं ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, इनको मदर ऑफ ऑल रॉक्स कहा जाता है, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं से बाकी रॉक्स बनती हैं। कैसे बनती है वो हम देखेंगे। इग्नियस रॉक्स के भी दो प्रकार होते हैं, एक होती है इंट्रूजिव रॉक्स और दूसरी होती है एक्सट्रूजिव रॉक्स। अब यहाँ पे आपको दो वर्ड आपको समझने, इन मतलब अंदर और एक्स मतलब बाहर, बस इतना समझ लो। और ट्रूजिव तो दोनों में है ही। इंट्रूजिव मतलब अंदर और एक्सट्रूजिव मतलब बाहर। अब समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हो गया आपका मैग्मा चैम्बर पृथ्वी के अंदर सेंटर वाले पोर्शन में, और मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकला बाहर। कई बार तो मैग्मा क्या है, बाहर निकल के आ जाता है अर्थ की क्रस्ट पे ऊपर, ये बाहर निकल के आगे फैल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया एक्स मतलब एग्जिट, बाहर चला गया। और कई बार मैग्मा बाहर ना निकल के अर्थ की लेयर में ही फंस जाता है, जैसे यहाँ पे फंस गया, यहाँ से यहाँ मान लो यहाँ पे फंस जाए, मतलब नीचे फंस गया, लिथोस्फीयर में नीचे रह गया, बाहर तो आ ही नहीं पाया अर्थ की सरफेस पर। अगर मैग्मा अर्थ की सरफेस पर आ जाए और कूल डाउन हो जाए, तब तो बनेगी आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अगर मैग्मा अर्थ की सरफेस पर ना आए और अर्थ की सरफेस में नीचे ही, अर्थ की सरफेस पर ना आके अर्थ मतलब नीचे ही रह जाए कहीं पर, और फिर वहां पे अगर वो कूल डाउन हो जाए, तो वो कहलाएगी इंट्रूजिव रॉक्स। एक्स मतलब अर्थ की सरफेस पर आ गई, इन मतलब अर्थ में ये भीतर ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे अर्थ में इसमें क्या होती है, दरार्स होती हैं जिनको फिशर्स बोलते हैं। तो इन फिशर्स में ये क्या होता है, मैग्मा रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रखा है, आप देख सकते हो, ये मैग्मा निकल, अगर मैग्मा बाहर निकल के आ जाता है और फिर कूल डाउन होता है, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। और अगर ये मैग्मा अंदर ही रह जाए, अर्थ की सरफेस पर ना आए, तो उसको बोलते हैं इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स फॉर्मेशन। समझ गए, क्लियर है। तो इंट्रूजिव रॉक्स और एक्सट्रूजिव रॉक्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं जो बुक में दे रखा है। एक्सट्रूजिव समझ लो, एक्स मतलब बाहर, मैग्मा कहाँ आएगा, बाहर आएगा। किसके बाहर आएगा, अर्थ की सरफेस पर बाहर आएगा। कब, ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो एक्सट्रूजिव रॉक्स दे आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस। जब मोल्टन मैग्मा जब ऊपर आएगा, अर्थ की सरफेस पर आएगा, और जब वो कूल होगा, तब जो रॉक्स बनेंगे दैट विल बी एक्सट्रूजिव रॉक्स। क्लियर है। Lava is actually very red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface। अभी हमने देखा था लाल कलर का जो होता है, गर्मा गर्म जो होता है मटेरियल, जो कहाँ से निकल के आ रहा है, अर्थ के अंदर वाले भाग से निकल के आ रहा है। इंटीरियर मतलब अर्थ के अंदर से निकल के आ रहा है। कहाँ पे निकल आ रहा है, अर्थ की सरफेस पर, वो होता है लावा। और जब ये लावा क्या होता है, कूल डाउन होता है, और कूल डाउन होने के बाद सॉलिड होता है, और सॉलिड होने के बाद जो रॉक बनेगी वो कहलाएगी एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स आउट ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस, जब ये लावा अर्थ की सरफेस पर आएगा ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, जब वो ज्वालामुखी फटेगा तब ये आएगा, इट रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। आते ये एकदम क्या होगा, ठंडा होगा। अब भाई देखो, पृथ्वी के अंदर आपको पता है कोर में टेम्परेचर 4000 से 6000 के बीच में, और ज़्यादा हो सकता है, इतना रहता है। अब सोचो, और अर्थ की सरफेस पर टेम्परेचर कितना रहता है, 40-50। अब कोई चीज़ जो 4-5 हज़ार टेम्परेचर पर मतलब गर्म है, ऊपर आते ही क्या ठंडी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। बर्फी जब बनाते हैं, हमने देखा होगा आपने, जब कढ़ाई में बर्फी रहती है तो बिल्कुल मोल्टन कंडीशन में रहती है, और जैसे ही उसको थाली में डालो, थोड़ी देर में वो ठंडी होगी और फिर क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है यहाँ पर भी। जैसे ही मैग्मा ऊपर आएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है, और सॉलिड हो जाएगा। ओके, सॉलिड हो जाएगा। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूजिव रॉक्स। इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रूजिव रॉक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे और देख लो, ये मैग्मा है, जब ये मैग्मा बाहर निकल के जब ठंडा होगा, यहाँ पे जो रॉक्स बनेगी वो बनेगी एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, जब अर्थ की सरफेस पर बने, और अगर ये अंदर ही रह जाए तो उसको हम बोलेंगे इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। ये अर्थ के नीचे होती है, अर्थ की सरफेस के नीचे होती है। एक्सट्रूजिव रॉक्स दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। ये बहुत ज़्यादा फाइन स्ट्रक्चर होता है, मतलब दाने दाने से, मतलब जो छोटे छोटे दाने से होते हैं। ठीक है, अगर इनको देखोगे तो इसमें बहुत फाइन स्ट्रक्चर मिलेगा, छोटे छोटे से पार्टिकल्स मिलेंगे। एंड एग्जाम्पल है इसका बासाल्ट रॉक। ठीक है, ये जो दिखा रखी है ब्लैक कलर की सी रॉक, ये है बेसाल्ट रॉक। और बेसाल्ट रॉक जो है, ये एग्जाम्पल है एक्सट्रूजिव रॉक्स का। और अपना जो डेक्कन प्लेट्यू मैंने बताया था, जब आपको पढ़ाया था, डेक्कन प्लेट्यू ध्यान रखना, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था तब जाके डेक्कन प्लेट्यू बना था। और डेक्कन प्लेट्यू
में जो रॉक्स पाई जाती हैं वो हैं बेसाल्ट रॉक्स, और बेसाल्ट रॉक एग्जांपल है एक्सट्रूजिव रॉक्स का। अब हम देखेंगे इंट्रूजिव। समझ में आ गया इंट्रूजिव क्या है? पहले समझ लो, अर्थ अगर वोल्केनिक इरप्शन हुआ उसके दौरान मैग्मा बाहर ना निकल के अर्थ के सरफेस में नीचे ही रह जाए, अर्थ के सरफेस के नीचे ही रह जाए, तब जो रॉक बनेगी वो बनेगी इंट्रूजिव रॉक्स। ठीक है। समटाइम्स कई बार ऐसा होता है, मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट के डीप, अर्थ क्रस्ट की गहराई में, अर्थ की क्रस्ट के नीचे, अगर अर्थ की क्रस्ट के नीचे ही मोल्टन मैग्मा कूल डाउन होकर सॉलिड हो जाता है, तब जो रॉक बनेगी वो कहलाएगी इंट्रूजिव रॉक्स। ठीक है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूजिव रॉक्स सिंस दे कूल डाउन स्लोली एंड दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब ये धीरे धीरे कूल होती हैं, अर्थ के अंदर हैं, तो इनमें जो ग्रेन्स बनते हैं, इनका जो कण होते हैं रॉक्स के, वो कैसे होते हैं? अब लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है। इंट्रूजिव रॉक, अगर आप इंट्रूजिव और एक्सट्रूजिव को पहचानो तो इंट्रूजिव के जो पार्टिकल्स हैं वो लार्ज मिलेंगे, एक्सट्रूजिव के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मिलेंगे? स्मॉल मिलेंगे, छोटे छोटे से मिलेंगे। एग्जाम्पल है इंट्रूजिव रॉक्स का ग्रेनाइट रॉक्स, ग्रेनाइट रॉक्स। और ये ग्रेनाइट रॉक जो होती हैं ये ज़्यादातर काम आती हैं। आपने सिलबट्टा देखा होगा घर में, सिलबट्टे में जिस पर चटनी वटनी सब्जी वब्जी, मतलब वो चटनी बनाते हैं या फिर मसाले वसाले पीसते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो चक्की होती है, चक्की में दो पार्ट होते हैं, वो चक्की में दो बड़े बड़े से पत्थर के, जिनके बीच में आटा जाता है और वो पिसता है। ठीक है। वो गेहूँ जाते हैं और गेहूँ पिसते हैं। ठीक है। तो ग्राइंडिंग स्टोन जो होते हैं, ये है ग्राइंडिंग स्टोन, यूज टू प्रिपेयर पेस्ट एंड पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो ये जो होते हैं ग्राइंडिंग स्टोन, ये किसके होते हैं? ग्रेनाइट के बने होते हैं। ठीक है। ये है आपकी बासाल्ट रॉक, या इसको हम कह सकते हैं इंट्रूजिव रॉक्स का एग्जांपल है। ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू। अब आप समझ लो, दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर मैग्मा बाहर निकल के अर्थ की सरफेस पर आके कूल हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। अगर मैग्मा बाहर ना आके अर्थ की सरफेस के नीचे ही कहीं पर कूल डाउन हो जाता है, और तब जो रॉक बनेगी वो कहलाएगी आपकी इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है। अब आ जाओ सेडिमेंट्री रॉक्स पर। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब सेडिमेंट्स, जब सेडिमेंट मान लो यहाँ पे एक सेडिमेंट की लेयर आ गई, फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे करके अगर आपको लेयर ही लेयर दिखे ना, जहाँ पे ऐसे करके यूँ लेयर सी दिखे, आप देख रही हैं यहाँ पे, देखो एक दो ऐसे करके लेयर ही लेयर बन रही है, इसमें बीच में कुछ कुछ फंसा हुआ है। ये है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। ठीक है। अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं। ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एग्जांपल है, यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है। अब देखो, पहली बात तो जो सेडिमेंट्री वर्ड है ये लिया गया लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से, और सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन। सेटल डाउन मतलब किसी चीज़ का स्थिर हो जाना, बैठ जाना। ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे मान लो कई बार मतलब पानी में कुछ मिला हुआ, आप ठीक है, उसको घुमाओ तो पानी के साथ साथ वो चीज़ घूमेगी। ठीक है। पानी और मिट्टी को घुमाना एक साथ, या पानी में मिट्टी को घुमाओगे तो पानी के साथ घूमेगी मिट्टी, फिर उसको छोड़ दो, धीरे धीरे मिट्टी फिर क्या हो जाएगी? नीचे बैठ जाती है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेटल डाउन, मतलब स्थिर हो जाना किसी चीज़ का। तो सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो लिया गया सेडिमेंटम, लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। अब ये बनती कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स आर एक्सपोज टू नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और ग्लेशियर्स। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था वेदरिंग। तो जो हमारी इग्नियस रॉक्स होती हैं उनमें लगातार उनकी क्या होती रहती है? वेदरिंग होती रहती है, इरोजन होता रहता है। नेचुरल वेदरिंग एजेंट्स जिनको हम बोलते हैं विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, जब हवाएं चलती रहती हैं, पानी आता रहता है, ग्लेशियर्स मूव करते रहते हैं, तो जो इग्नियस रॉक्स हैं या जितनी भी रॉक्स हैं उनका क्या होता है? इरोजन होता है। इरोजन के बाद उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे जिसको फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स बोलेंगे। और ये सेडिमेंट्स धीरे 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 करके मतलब निकलते जाएंगे और एक जगह पर जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, और फिर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये नीचे जम जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ध्यान देना, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसको बनाने के लिए जो प्राइमरी मटेरियल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है इग्नियस रॉक से। ठीक है। अब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ इसको। इग्नियस रॉक्स आर एक्सपोज्ड टू नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर्स। जब इग्नियस रॉक किसके प्रभाव में आती हैं? नेचुरल एजेंट्स जैसे विंड, वाटर, ग्लेशियर्स। तब क्या होता है? दीज एजेंट्स, ये विंड, वाटर, ग्लेशियर जो हैं, ये जो एजेंट कहलाते हैं, ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन दी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स को ब्रेक डाउन करेंगे। अब ब्रेक डाउन का मतलब ऐसे ना है कि हवा चली और पूरी की पूरी जो चट्टानें बिल्कुल कड़कड़ हो गए उसके, वो धीरे 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें से निकलते, मतलब अलग होते रहते हैं। ब्रेक डाउन मतलब धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता रहता है, और ब्रेक डाउन में इसमें लाखों साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मतलब पूरी की पूरी हवा चली और पहाड़ पूरा की पूरा मतलब जो इग्नियस रॉक्स का है वो ब्रेक डाउन हो गया, बहुत समय लगता है इसमें। ठीक है।
तो दीज एजेंट्स ब्रेक डाउन द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो ये जो एजेंट्स हैं ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे जो कण हैं उसमें इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, और ये छोटे छोटे जो पार्टिकल इनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब समझ रहे, सेडिमेंट से ही वर्ड बना है सेडिमेंट्री। अब ये जो सेडिमेंट है ये क्या होने लगेंगे, सेटल डाउन होने लगेंगे। जैसे मान लो एक सेडिमेंट की लेयर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ऐसे करके कई सालों में, लाखों सालों में ऐसे करके एक वो बन जाएगी, हमारी रॉक बन जाएगी, और ऐसी रॉक कहलाती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। तो पहचान बहुत आसान है, आपको क्या दिखेंगी, ऐसी लेयर्स दिखेंगी जिसको स्ट्रेटा बोलते हैं, ठीक है। तो पहचान जाना कौन सी है, सेडिमेंट्री। तो दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड एंड वाटर। अब जो इग्नियस रॉक्स के बाद जो इरोजन हुआ है या उनकी जो वेदरिंग हुई है उसके बाद जो सेडिमेंट्स हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और डिपोजिट कर दिया जाता है एक जगह पर, किसके द्वारा, विंड वाटर। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड। अब ये तुम्हें पता है एक जगह से दूसरी जगह आएंगे धीरे 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 धीरे, फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो धीरे धीरे इन पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लूज सेडिमेंट्स हैं ये कंप्रेस होंगे, इनको दबाया जाएगा, और कंप्रेस होने के बाद ये हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। हार्ड होने के बाद यहाँ बन जाएगी रॉक्स की लेयर बन जाएगी। एंड दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो ये जो सेडिमेंट्स हैं धीरे धीरे करके मतलब एक जगह पे इकट्ठे होंगे, फिर इन पर मतलब प्रेशर बनेगा, कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होने के बाद हार्ड होंगे, और फिर उसके बाद लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर बनती जाएगी, और फाइनली जो रॉक्स बनेंगी वो बनेंगी सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ध्यान देना, सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए जो प्राइमरी मटेरियल है दैट इज कमिंग फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का सैंडस्टोन। जो सैंडस्टोन है वो किससे बनता है, ग्रेन्स ऑफ सैंड के जो कण होते हैं वही जम जम के क्या बन जाते हैं, सैंडस्टोन बन जाता है। मगर इसमें बहुत लंबा समय लगता है, ऐसा नहीं कि 10, 20, 100, 50 साल में ऐसा हो जाए, नो, इसमें लगते हैं बहुत साल लगते हैं, ठीक है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब ये लेयर बनती है ना, एक लेयर दूसरी लेयर, तो कई बार ऐसा होता है कि प्लांट और एनिमल के जो रिमेन्स होते हैं, अवशेष होते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। तो इनके बीच में क्या मिल सकते हैं आपको, प्लांट और एनिमल्स के रिमेन्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स भी पाए जाते हैं इनके अंदर में, ये चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है। और एग्जाम्पल दें, अब आपको पता ही है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, जिप्सम, कॉन्ग्लोमेरेट, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब तीसरी रॉक्स है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब यहाँ पे मेटामॉर्फिक की बात करें तो उसके एग्जाम्पल में मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट, जेनेसिस, ठीक है, निस है ये, इसको अलग प्रोनाउंस करते होंगे, ठीक है, ओके। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करेंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो मेटामॉर्फिक वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फोस से, ठीक है। ध्यान देना, मेटामॉर्फिक जो वर्ड है ग्रीक भाषा के कौन से वर्ड से लिया गया है, मेटामॉर्फोस से लिया गया है। और मेटामॉर्फोस का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब रूप का बदल जाना, किसी चीज़ का बदल जाना। तो जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, ध्यान दो, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो ध्यान दो बेटा, दोबारा से बता रहा हूँ, इग्नियस रॉक से बनी सेडिमेंट्री रॉक्स, और मेटामॉर्फिक से भी क्या बन सकती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। और जब इन दोनों रॉक्स को, इनमें से कोई सी भी रॉक्स हो, चाहे इग्नियस रॉक्स हो या सेडिमेंट्री रॉक्स हो, अगर इन पर ग्रेट हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाए, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो ये दोनों की दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हो गया ना, चेंज ऑफ फॉर्म मतलब रूप का बदलना, रूप बदल गया। इग्नियस से क्या बन गई, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट से क्या बन गई, मेटामॉर्फिक। तो ये रूप क्यों बदला, ये रूप इसलिए बदला जब इन पर इग्नियस और सेडिमेंट्री पर क्या लगेगा, बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से इनका जो रूप है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही हीट और प्रेशर की वजह से किस में चेंज हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। ये है मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। जब कोई रॉक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रही है, इग्नियस से मेटामॉर्फिक में बदल रही है, तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म। अगर इसका एग्जांपल देखें तो क्ले चेंजेज इनटू स्लेट, क्ले किस में बदल जाती है, स्लेट में बदल जाती है। एंड लाइमस्टोन चेंजेज इनटू मार्बल, और लाइमस्टोन किस में बदल जाता है, मार्बल में बदल जाता है। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रूप चेंज है, लाइमस्टोन से मार्बल बन रहा है, क्ले से स्लेट बन रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, खास बात यही है मेटामॉर्फिक में, ध्यान रखना, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर ग्रेट हीट एंड प्रेशर अप्लाई किया जाए, बहुत ही ज़्यादा हीट एंड प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज़ पूछी जा सकती है, जो रेड फोर्ट है जो कि कहाँ पर है आपका, लाल किला आपका दिल्ली में, ठीक है,
तो रेड फोर्ट किसका बना हुआ है? रेड फोर्ट दिल्ली में भी है, एक आगरा में भी है, लाल किला, ठीक है। तो ये किसका बना हुआ? रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। और ताजमहल, ताजमहल द ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही शानदार, विश्व का अजूबा है, ठीक है। ये भी किसका बना हुआ है? ये बना हुआ व्हाइट मार्बल का, व्हाइट मार्बल का बना हुआ है ताजमहल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी तीनों की तीनों रॉक्स फिनिश हुई। एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे और फ्यूचर की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। So thank you so much. Keep learning, keep enjoying, and God bless you all. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 और इसका लास्ट लेक्चर है आज, लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम 2 लेक्चर ला चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें हमने देखा था अर्थ में 3 मेन लेयर्स होती हैं। पहली होती है सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, फिर होती है मेंटल, और सबसे सेंटर में जो होती है वो होती है आपका कोर। फिर सेकंड वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि रॉक्स 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली होती है इग्नियस रॉक्स, जो वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से बनती है। दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, जब इग्नियस रॉक्स का इरोजन होता है तो इसमें से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं धीरे धीरे करके, और यही पार्टिकल्स जब डिपॉजिट होने लग जाएं एक जगह पर और फिर प्रेशर की वजह से जब वो हार्ड हो जाते हैं तो वो बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरी रॉक्स हमने देखी थी मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें हमने पढ़ा था कि जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, कोई सी भी रॉक्स हो, अगर इन पर बहुत ही ज़्यादा हीट एंड प्रेशर अप्लाई किए जाए तो यही बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक पिघलकर मेल्ट होकर बन जाता है मैग्मा, और मैग्मा से फिर दोबारा बन जाती है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस से फिर सेडिमेंट्स निकलते हैं, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से मैग्मा, मैग्मा से इग्नियस रॉक्स। तो मतलब कहने का ये है कि ये रॉक्स आपस में एक दूसरे में क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती हैं। और ये एक दूसरे में चेंज होना, ये चीज़ कहलाती है रॉक साइकिल, ठीक है। और यही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में कि रॉक साइकिल क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा रॉक साइकिल का मतलब क्या है। रॉक्स क्या होती हैं? अपने आप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रॉक साइकिल। ओके, सो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। पहले हम देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स। हालांकि पहले ही देख लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, कि रॉक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, चट्टानों का क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनका। इंपॉर्टेंस मतलब महत्व, ठीक है। अब देखो हमारे आसपास हर घर में जनरली, मतलब हर घर तो मैं नहीं कहूँगा, पर जनरली आपने देखा होगा ज़्यादातर घरों में मार्बल लगी रहती है कि नहीं लगी रहती। तो मार्बल क्या है? रॉक है। आपने देखा होगा ज़्यादातर घरों में, मंदिरों में, बहुत सारे जो मतलब अपने मोनूमेंट्स हैं वहाँ पर ये रॉक्स लगी हुई होती हैं। तो सबसे बड़ा जो इनका यूज है वो है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो इन एंशियंट टाइम्स रॉक्स वर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। एंशियंट टाइम की बात करें, जब इंसान मतलब ऐसे ही घूमता रहता था, जंगलों में रहता था, तो उस समय मतलब आपको पता है हथियार तो थे नहीं। तो हथियार ये किसके बनाते थे? लोहा तो था नहीं, कॉपर भी नहीं था। उस समय ये पत्थर के हथियार बनाते थे। और उस समय के टाइम को हम बोलते थे पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज। हमने वो हिस्ट्री में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। तो एंशियंट टाइम में जो टूल्स होते थे, हथियार होते थे, और जो मतलब जैसे चाकू छुरा होते थे, वो किससे बनाते थे? वो पत्थर के बने होते थे, नुकीले नुकीले पत्थर। अगर मान लो कोई शिकार करना है, हंटिंग करनी है, तो उसके लिए भी ये पत्थर के औजार बना के रखते थे। दूसरा, हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। अब रोड पे देखो आपने कंकड़ पत्थर बिछाते कि नहीं बिछाते? सबसे पहले कंकड़ पत्थर बिछाते हैं, फिर उस पर डावर डालते हैं और फिर रोड बनाते हैं। तो मतलब रोड बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? रॉक्स काम आती हैं, ठीक है। घरों में काम आती हैं, और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ज़्यादातर बिल्डिंग्स में भी रॉक्स का इस्तेमाल होता है। मतलब पत्थर किसका पार्ट है? रॉक्स का पार्ट है, इनका यूज होता है, ठीक है। और कई प्रकार के लाल पत्थर लगाते हैं, पता नहीं रेड स्टोन, कोटा स्टोन और येलो, पता नहीं कई प्रकार के तो स्टोन है। वो सारे जो स्टोन है वो किसका पार्ट है? रॉक्स का पार्ट है भाई। रॉक्स कंटेन मिनरल्स, रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं, और जो मिनरल्स होते हैं वो कई सारी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें, एक इंडस्ट्री ले लेते हैं, जैसे मान लो रॉक्स में मिनरल पाया गया आयरन ओर, ठीक है। तो आयरन ओर का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? आयरन वाली कंपनी में करते हैं। आयरन जहाँ पे बनाना होता है, अगर कॉपर ओर है तो उसका कॉपर वाली इंडस्ट्री में स्टार्ट करेंगे, मतलब यूज करेंगे। तो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उन मिनरल्स का इस्तेमाल फैक्ट्रियों में करते हैं, कंपनियों में करते हैं। जैसे सीमेंट कंपनी है, तो सीमेंट कंपनी में बहुत सारी चीज़ें हम यूज करते हैं जो कहाँ से मिलती है? रॉक
रॉक से मिलती है। ठीक है, सम रॉक्स आर सोर्स ऑफ जेम्स एंड स्टोन्स विच आर यूज्ड इन ज्वेलरी। तो आपने ज्वेलरी में देखा होगा, उसमें बड़े कीमती कीमती नगीने लगे रहते हैं, जिनको नगीने बोलते हैं। मैं बहुत मतलब महंगे महंगे उसमें वो होते हैं जेम्स, ठीक है, नग होते हैं। तो उनका मतलब ज्वेलरी में भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ओके। तो बहुत सारे पत्थर बड़े प्रीशियस होते हैं जो ज्वेलरी में लगे रहते हैं। और रेड फोर्ट जो है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, वो रेड स्टोन्स का बना हुआ है, इसलिए रेड फोर्ट बोलते हैं। और ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल का बना हुआ है, और राजस्थान में वाइट मार्बल नागौर के आसपास पाई जाती है, मकराना का फेमस है, आपने सुना होगा। ठीक है, ओके। नाउ वी विल स्टडी रॉक साइकिल, मतलब चट्टानों की भी साइकिल होती है, चट्टान भी अपने आप को एक रूप से दूसरे रूप में बदलती हैं। ठीक है, तो आपको माइंड में सेट रहना चाहिए कि 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था रॉक्स के बारे में, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखें, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहली रॉक्स होती है इग्नियस रॉक्स, दूसरी वाली है सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी वाली है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझो रॉक साइकिल क्या होता है। ये चीज़ समझ में आ गई तो वो लैंग्वेज पढ़ने में तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आपको पता है अर्थ का सेंटर वाला पोर्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं कोर, और कोर में भी एक इनर कोर और एक आउटर कोर। आउटर कोर जो होती है उसमें आपको पता है मोल्टन कंडीशन में मटेरियल रहता है, मतलब पिघली हुई कंडीशन में मटेरियल रहता है। ठीक है, पिघली हुई कंडीशन में जो मटेरियल रहता है अर्थ में, उसको हम बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। अब जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फटता है, तो ये मैग्मा निकल के आता है बाहर, और जब ये मैग्मा बाहर निकल के आएगा तो ये ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद ये सॉलिड होगा, और सॉलिड होने के बाद जो रॉक बनेगी दैट विल बी इग्नियस रॉक्स। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इग्नियस रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं, उनकी डेफिनेशन लिख के बताओ। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है? जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा बाहर आता है अर्थ की सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर वो कूल डाउन हो जाता है, और कूल डाउन होकर क्या बन जाता है? सॉलिड होने के बाद वो इग्नियस रॉक्स बन जाता है। ये तो हुआ इग्नियस रॉक्स का। अब इग्नियस रॉक्स में लगातार वेदरिंग एंड एरोजन होता रहता है, मतलब ये क्या है, धीरे 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 करके ये घिसती रहती हैं, ऐसे समझ लो, हवा की वजह से, एयर की वजह से, वाटर की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, सैंड की वजह से। तो ये इनकी वजह से क्या होता रहता है, इनमें इनका वेदरिंग एंड एरोजन होगा, कटाव होता रहता है, और इनमें से थोड़े 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 ऐसे सेडिमेंट्स निकलते रहते हैं, पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब जब इन सेडिमेंट्स को हम प्रेशराइज किया जाए, प्रेशर लगाया जाए, दबाया जाए, और ये लाखों साल लग जाते हैं, ध्यान देना, सेडिमेंट्री रॉक बनने में लाखों साल। अभी ये ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में या 1 दिन में या 1 साल में बन गई, लाखों साल लगते हैं। तो ये सेडिमेंट धीरे धीरे डिपॉजिट होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं, तो लेयर के बाद लेयर, एक के बाद एक के बाद लेयर, और जब उन पर प्रेशर पड़ता है, और जब वो प्रेशर पड़ने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और हार्ड होकर वो बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ध्यान देना, हम इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, और इन्हीं का जब एरोजन होता है तो ये सेडिमेंट्स निकलेंगे, और जब ये सेडिमेंट जब जमते हैं, जब इन पर प्रेशर लगता है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेयर के ऊपर लेयर बनती है, तो ये बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और जब सेडिमेंट्री रॉक एंड इग्नियस रॉक पर बहुत ही ज़्यादा हीट एंड प्रेशर अप्लाई किया जाए, ध्यान दो, जब सेडिमेंट्री रॉक हो या इग्नियस रॉक हो, जब इन दोनों पे बहुत ही ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लगेगा तो ये बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बन जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखो यहाँ पे कई सारे एरो लग रहे हैं, इनको मैं समझाता हूँ। पहली चीज़, मैग्मा जब ऊपर आता है वोल्केनिक इरप्शन के दौरान तो बना इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स का इरोजन हुआ तो उसमें से निकले सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स पर जब प्रेशर लगा तो ये हार्ड होके क्या बन जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। जब सेडिमेंट्री रॉक्स पर हीट एंड प्रेशर अप्लाई किया जाए, और या फिर इग्नियस रॉक्स पर बहुत ही ज़्यादा हीट एंड प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो ये क्या बन जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक का भी इरोजन होके क्या बनते हैं? सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स क्या बन जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही है वो एक तो इग्नियस रॉक से भी बन रही है और मेटामॉर्फिक रॉक से भी बन रही है, क्योंकि इन दोनों का क्या होता है? इरोजन होता है। और मैग्मा किसका बन रहा है? इग्नियस रॉक्स का भी मैग्मा बन सकता है। अगर इग्नियस रॉक्स पिघलती है, पिघलने के बाद इसका मैग्मा बन सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक पिघलती है, मेल्ट होती है, तब भी क्या बन सकता है? मैग्मा बनता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, मैग्मा से फिर ये बने, मतलब ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लगातार बदलते रहते हैं। रॉक्स हमेशा ब्रेक होती रहती हैं और डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। रीबिल्डिंग प्रोसेस इनका हमेशा चलता रहता है, अनस्टॉपेबल जर्नी है। और यही जो साइकिल बन गया है ना, ये चक्र बन गया है। क्या बन गया भाई? चक्र। ठीक है, तो ये जो चक्र बन गया है रॉक्स का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, दैट इज कॉल्ड रॉक साइकिल। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब हम पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखा है।
द रॉक्स आर कंटिन्यूसली बीइंग फॉर्म्ड, डिस्ट्रॉयड एंड रिफॉर्म्ड। रॉक्स जो होती हैं वो लगातार बनती रहती हैं, डिस्ट्रॉय का मतलब नुकसान होता रहता है, समाप्त होती रहती हैं, और रिफॉर्म मतलब दोबारा से बन जाती हैं। ठीक है, वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। हमने अभी देखा एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप की रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, मगर उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे हीट एंड प्रेशर, ये सारी चीज़ें, और समय। ठीक है, अब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। एक रॉक का दूसरी रॉक में बदलना क्या कहलाता है? रॉक साइकिल कहलाता है। ट्रांसफॉर्म मतलब किसी चीज़ का बदल जाना, एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना क्या कहलाता है? रॉक साइकिल कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर एक और बहुत प्यारा सा डायग्राम है। यहाँ देखो, ये मैग्मा है, मैग्मा समझ जाए करो, अर्थ के सेंटर में मैग्मा जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन, तो ऊपर आएगा, ऊपर बन जाएगी रॉक, और अर्थ की सरफेस पर जब रॉक बनती है तो उसको एक्सट्रूजिव रॉक्स बोलते हैं, और अर्थ की सरफेस के नीचे बनती है तो उसको इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार की होती है हमारी जो इग्नियस रॉक्स होती हैं। फिर इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग हुई, और वेदरिंग होने के बाद सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री पर जब हीट एंड प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स, और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी पिघल के मैग्मा बन जाता है। ठीक है, तो द मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइड टू बिकम इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स को आप बताइए कैसे बनेगा? जब मोल्टन मैग्मा जो है बाहर निकल के आएगा वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, फिर वो कूल होगा, कूल होने के बाद सॉलिडिफाई मतलब सॉलिड बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा, तो बनेगी इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स का क्या होगा? वेदरिंग होगी, इरोजन होगा। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो इग्नियस रॉक्स होती है उनका ब्रोकन, वो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रोक होती रहती हैं, टूटती रहती हैं, किसकी वजह से? वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से। और फिर जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं जिनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और डिपोजिट कर दिया जाता है, और फिर जब ये ट्रांसपोर्ट और डिपोजिट हो जाती हैं तो ये बदल जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स व्हेन ब्रेक एंड डिके फॉर्म मटेरियल्स फॉर सेडिमेंट्री रॉक्स। हमने देखा था ये इग्नियस रॉक्स हो या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हो, ध्यान दो, चाहे इग्नियस रॉक्स हो चाहे मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, ठीक है, सॉरी, इग्नियस हो या मेटामॉर्फिक, जब इनमें वेदरिंग और इरोजन होती है तो इनमें से क्या निकलते हैं? सेडिमेंट्स निकलते हैं, और सेडिमेंट से क्या बनता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने के लिए जो मटेरियल है वो कहाँ से आता है? एक तो आता है इग्नियस से, और दूसरा आ रहा है मेटामॉर्फिक। प्रोसेस कौन सा है? वेदरिंग एंड इरोजन। इनका मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना, धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो ध्यान देना, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से किसका मटेरियल बनता है? इनका बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। ठीक है, तो ये वही डायग्राम है, बार बार, ठीक है, नए नए मैंने दिखा दिए। व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर क्या लगाया जाए? प्रेशर लगाया जाए जबरदस्त तरीके से, ते चेंजेज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमने देखा था अगर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए तो प्रेशर और हीट अप्लाई की जाए तो उसकी वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अगर इन पर फिर और प्रेशर लगाया जाए, मेटामॉर्फिक रॉक्स पर आप क्या करो? और प्रेशर लगाए रखो, या मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं अगर वो लंबे समय तक ग्रेट हीट एंड प्रेशर में रहती हैं तो वो क्या हो जाएंगी? मेल्ट डाउन हो जाएंगी। मेल्ट डाउन का मतलब पिघल जाएंगे, और पिघल जाएंगे तो वो बन जाएगा मोल्टन मैग्मा। और यही मोल्टन मैग्मा फिर दोबारा वोल्केनिक इरप्शन के दौरान क्या बना लेगा? इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो ये चीज़ दोबारा मैं बता रहा हूँ, हमने पढ़ तो ली सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहले मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन होगा तो ये क्या बनाएगा? लावा निकलेगा, बाहर आएगा, और ये कूल डाउन होके इग्नियस रॉक्स बनाता है। अब इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स दोनों का वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से इनमें से पार्टिकल्स निकलते हैं छोटे छोटे, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब ये जब ये सेडिमेंट्स बहुत, इन पर जब प्रेशर लगेगा, जब ये सेडिमेंट्स इकट्ठे होते जाते हैं तो इन पर प्रेशर लगने की वजह से, अब एक चीज़ बताओ, एक चीज़ के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, तो सबसे नीचे वाला जो चीज़ होती है ना उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो सेडिमेंट्स के ऊपर सेडिमेंट, सेडिमेंट्स के ऊपर सेडिमेंट, सेडिमेंट्स के ऊपर लेयर बनती जाती हैं, तो अपने आप ही इन पर क्या लगता है? प्रेशर लगता है, तो बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनने के लिए जो मटेरियल कहाँ से तैयार हुआ? मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स से। अब अगर
इग्नियस रॉक्स और मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स पर बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर अप्लाई किया जाए तो ये बदल जाती हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और मेटामॉर्फिक रॉक्स लगातार हीट एंड प्रेशर में और इन पर और हीट एंड प्रेशर अप्लाई किया जाए तो ये मेल्ट होकर मैग्मा बन जाती है और फिर मैग्मा दोबारा से क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये चलता रहता है, इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। और दिस मैग्मा इज अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो ये जो मैग्मा है जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके बाद बाहर आता है, फिर ये कूल डाउन होता है, सॉलिड हो जाता है और उसके बाद बनाएगा इग्नियस रॉक्स। तो ये पूरा प्रोसेस हमने देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और हम देख लेते हैं, छोटी सी एक डेफिनेशन दे रखी है, फॉजिल्स क्या होते हैं, फॉजिल्स। ठीक है, तो फॉजिल्स मैंने बताया था जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, अवशेष, रिमेन्स का मतलब क्या होता है, अवशेष, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉजिल्स बोलते हैं। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन दी लेयर्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉजिल्स। ट्रैप्ड का मतलब फंस जाना। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनके बीच में ये फॉजिल्स फंस जाते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं ये जो मरे हुए होते हैं ये भी फंस जाते हैं उनके बीच में। ठीक है, और वो बन जाते हैं क्या, रॉक बन जाते हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो फॉजिल्स समझ गए क्या है, फॉजिल्स का मतलब द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉजिल्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 फिनिश हुआ, चैप्टर 1 फिनिश हो गया। अब हम चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे कल। सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ के साथ में आपको जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।